आज हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और लगभग सारा ही कवर होगा। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले एक रूपरेखा बना लें कि क्या क्या हम लोग कवर करेंगे इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो लगभग अप्रैल तक की न्यूज़, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो सारे कवर होंगे इसमें। तो हम लोग स्पेशली पॉलिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज़ कवर करेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज़ कवर करेंगे। और हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोस्ट एक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रायर सैंक्शन अंडर PMLA, सेंटर वांट्स स्टेट्स टू मेक स्नेक बाइट्स नोटिफिएबल डिसीज़, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। फिर हम लोग सोशल इश्यूज़ भी कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। सोशल इश्यूज़, डिफरेंट टाइप के सोशल इश्यूज़ जो करेंटली न्यूज़ में रहे हैं, जैसे वन स्टॉप सेंटर फॉर इंडियन वोमेन एब्रोड, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, नो डिटेंशन पॉलिसी, चिल्ड्रन लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, ASER रूरल, नेशनल हेल्थ मिशन, टाइम यूज सर्वे 2024, UGC केयर लिस्टेड स्क्रैप्ड, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर करेंगे करंट अफेयर्स में। इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर होंगे। और इसके बाद हम लोग इकोनॉमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो डिफेंस एंड security related issues we will cover, as well as environment and geography, environment and geography related issues भी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ कवर करेंगे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ कवर करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का भी कवरेज होगा, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर। और बहुत सारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे इवेंट्स और जो अवार्ड्स मिलते हैं वो भी कवर होंगे, इवेंट्स एंड अवार्ड्स। और प्रीलिम्स के लिए और महत्वपूर्ण है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस इन न्यूज़, जो भी रिपोर्ट्स और इंडिसेस है डिफरेंट न्यूज़ में रही है उसको कवर करेंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो भी इन न्यूज़, ओके। सो ये सारी चीज़ें कवर होंगी। और कुछ मैप्स भी हम लोग कवर करेंगे। मैप्स में स्पेशली जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं उनको कवर करेंगे, प्लेसेस इन न्यूज़। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो क्विकली जहाँ से जल्दी से हो जाए पहले उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस इन न्यूज़, इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पहले कवर करेंगे,
और फिर बाद में और बड़े बड़े टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो कुछ रिपोर्ट्स होगी और कुछ इंडिसेस होंगे जिन्हें हम एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे, जिससे एक जगह आपके पास ये सारे रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रहें। ठीक है, तो इस इंडिसेस कौन कौन से इंडिसेस कवर करने हैं, इसको एक अगर हम लोग कॉलम के फॉर्मेट में ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, टेबल के फॉर्मेट में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। भारत की डिफरेंट इंडिसेस, डिफरेंट चीज़ों में क्या क्या रैंकिंग है वो हम लोग देखेंगे। तो इसको कवर करने के लिए हम लोग एक स्टाइल फॉलो करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट है उसको पहले मेंशन करेंगे, पहले हम लोग रिपोर्ट्स कौन सी है उसको मेंशन करेंगे, एक कॉलम में लेंगे और हम यहाँ पे एक सीरियल नंबर भी डाल देते हैं जिससे आसानी रहेगी कि कितनी रिपोर्ट्स हम लोगों ने कवर की है। तो रिपोर्ट्स का नाम होगा और फिर कौन सी एजेंसी इस रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको देखेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सीरियल नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं और इसमें हम लोग पहली चीज़ देखेंगे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इससे पता चल रहा है कि नेटवर्क के लिए अपनी कंट्री कितना रेडी है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क एन से स्टार्ट होता है, एन, रेडीनेस आर से, इंडेक्स आई से, तो इसे NRI इंडेक्स भी बोलते हैं। ये 2024 का जो आया हुआ है उसको हम देखेंगे। तो कौन सी एजेंसी कंडक्ट करती है उसे देख लें पहले। तो इसको जो एजेंसी कंडक्ट करती है उसे हम लोग डिफरेंट कलर से लिखेंगे, ब्लू कलर में। तो उसे ये पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट एंड सेट बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसकी डिटेल्स को डिफरेंट कलर से हम लोग लिखेंगे। इसकी डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखनी है वो पहला है, ये रिपोर्ट एसेस करता है नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस 133 इकोनॉमीज़ का। 133 इकोनॉमीज़ को कंसीडर करता है, उसकी नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस को शो करता है और उसकी परफॉर्मेंस 4 की पिलर्स में इवैल्यूएट करता है। तो जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके जो 4 की पैरामीटर्स हैं या 4 की पिलर्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो 4 की पिलर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पिलर है टेक्नोलॉजी, सेकंड पिलर है पीपल, थर्ड पिलर है गवर्नेंस, एंड फोर्थ पिलर है आपका इम्पैक्ट। तो ये
परफॉर्मेंस 4 की पिलर्स पे किया जाता है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। इंडिया, इसमें जो इंडिया है वो इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो इंडिया हैज़ क्लाइम्ड इंडिया हैज़, तो इसकी हम डिटेल्स लिख रहे हैं। तो फिर सीरियल नंबर कर लेते हैं। सीरियल नंबर, रिपोर्ट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेस में भी, एजेंसी और डिटेल्स। तो इसमें हम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पे बात कर रहे थे। तो इसकी 4 की पिलर्स है, एज वेल एज इंडिया हैज़ क्लाइम्ड, इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 11th रैंक, 11th रैंक इसकी बढ़ी है। और जो प्रेजेंट रैंक है वो 49th है NRI 2024 में। कौन सी रैंक है, इसे हम थोड़ा दूसरे कलर में लिखेंगे, 49th पोजीशन। 49th पोजीशन इंडिया की है इस समय, पोजीशन इन द NRI। एक गुड न्यूज़ है NRI 2024, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंकिंग 49th। क्लाइंब किया है या डिक्लाइन किया है रैंकिंग, तो क्लाइंब किया है बाई 11th रैंक। करेंट रैंक क्या है, 49th पोजीशन है। 4 की पिलर्स, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट। कितनी इकोनॉमीज़ की स्टडी की गई, 133 इकोनॉमीज़। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक और इंडेक्स हम देखते हैं हम लोग, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया। और फिर इसी से रिलेटेड एक इंडेक्स और है जिसे हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एक आई हुई है। तो हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर नाउ 2। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 का काम ख़त्म होता है। अब सीरियल नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी, ये तो नेटवर्क से रिलेटेड था, अब ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट की एजेंसी क्या है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी एजेंसी है आपकी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, UNCTAD। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। ये रिपोर्ट बहुत ही रीसेंट है, ये रिपोर्ट 2025 की है, ठीक है। इसमें 2025 एडिशन का टाइटल क्या है उसे देख लेते हैं। तो इसका टाइटल, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसके बारे में देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो इसका टाइटल जो है वो है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ओके, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट।
ठीक है। इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, मतलब एआई डेवलपमेंट की बातें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये क्या करता है, ये जो रिपोर्ट है ये गाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को कॉम्प्लेक्स एआई लैंडस्केप के थ्रू, और सपोर्ट करता है पॉलिसी मेकर्स को कि कैसे वो डिज़ाइन करें साइंस टेक्नोलॉजी को। ओके, एंड इनोवेशन पॉलिसीज़ दैट फॉस्टर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस एम्स टू गाइड, दिस एम्स टू गाइड पॉलिसी मेकर्स through the complex landscape of AI, artificial intelligence, complex landscape of AI or AI landscape, complex AI landscape, and support देम। तो ये गाइड किसके थ्रू करते हैं, कॉम्प्लेक्स एआई लैंडस्केप के थ्रू, और सपोर्ट करते हैं डिजाइनिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज़, एंड सपोर्ट देम, किसको, पॉलिसी मेकर्स को, सपोर्ट देम whom support them for what, in designing science, technology, okay, science technology and innovation policies that foster inclusive and equitable technological progress। तो अभी इंक्लूसिव इसका नाम है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ये जो इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है। तो ये आपकी एक रिपोर्ट हो गई। अब इंडिया की रैंक क्या है इसमें वो देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की रैंक, तो फैक्ट ये पूछा जा सकता है। तो इंडिया की जो रैंक है 36 है आउट ऑफ 100, मतलब 100 इकोनॉमीज़ की स्टडी की गई तो इसमें इसकी रैंक 36 है। और इंडेक्स का नाम क्या है, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स। एक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, तो ये कंफ्यूजिंग लगता है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में नेटवर्क की बात होती है और इसमें भी रेडीनेस वर्ड आता है, बट रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। सो इंडेक्स है, कौन सी इंडेक्स है इसमें, इस रिपोर्ट में, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। सो रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, 36 है। तो ये दो रिलेटेड इंडेक्स थे, एक इंडेक्स आपका था वो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स था और दूसरा इंडेक्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड था, जिसमें एआई को प्राथमिकता दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और उसमें इंडेक्स जो डिफ़ाइन किया गया है वो रेडीनेस फॉर
फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ इंडेक्स है, जिसमें भारत की रैंकिंग 36 है। ये रीसेंट रिपोर्ट है, 2025 की आई हुई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम तीसरे इंडेक्स की बात करते हैं। थर्ड इंडेक्स लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स की बात कर ली गई। अब जो थर्ड इंडेक्स, एक में रैंक 49 और दूसरे में रैंक 36, इसे हमें ध्यान में रखना है, याद कर रखना है। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024, इससे दो तीन क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024, ये 2024 का है, वर्ल्ड की सिटी का रिपोर्ट है, वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। इसकी एजेंसी कौन है? यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको, अब सिटी में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। तो सिटी में पॉल्यूशन होता है तो हमें कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट में। तो आइए हम नोट करते हैं कुछ इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज़ द 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। दिस इज़ द 6th एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट by IQ Air, by IQ Air identified New Delhi as the most polluted capital city globally. Identified Delhi, New Delhi, identified New Delhi as most polluted capital city, as most polluted capital city, most polluted capacity globally. So this is bad news for us. Okay, 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से जो 9 है वो इंडिया में लोकेटेड है। तो ये भी हमारे लिए बैड न्यूज़ है, इसलिए हमको पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें नोट करने लायक है वो ये है, 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़, मोस्ट पॉल्यूटेड cities, okay, were located in India, वो इंडिया में ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनुअल इंटरनेशनल, और अगला जो है कि हमारा जो डेट है वो एक्सटर्नल डेट, ये भी बहुत ही मेजर कंसर्न रहता है न्यूज़ में, तो इसकी भी इंडेक्सिंग हमें देख लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं 4th पॉइंट पे, और हम अगला इंडेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे होगा जैसे वर्ल्ड लेवल पे होगा। तो पहले तो बात पॉल्यूशन की हो गई, और दूसरी बात जो हम करेंगे वो होगा वर्ल्ड सिटी एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। एनुअल इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, एनुअल इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट। अब डेप्ट का डाटा कौन रखेगा? जायज़ सी बात है, दिस विल बी केप्ट बाय हुम? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये डेप्ट रिपोर्ट जारी करता है, एनुअल इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ है एक्सटर्नल डेप्ट में, उसको हमें देखना है। तो जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट शुड बी नोटेड,
राइजिंग एक्सटर्नल डेट है, मीन्स द टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ है वो इंक्रीज हो गई है 2.4% 2023 में। तो जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ LMIC लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बात करें तो जो टोटल डेट है वो 2.5% इंक्रीज़ हुआ है 2023 में। ओके, और कितना पहुंच गया अब जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का डेप्ट है वो $8.8 ट्रिलियन, 8.8 ट्रिलियन इतना डेट पहुंच चुका है, ट्रिलियन। ओके, तो ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ 2.5, तो ये पहला पॉइंट हो गया जो इसमें ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडेप्टेडनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ये पूछे जा सकते हैं, फैक्टर्स डिराइविंग फॉर indebtedness। ओके, indebtedness तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं, जो फर्स्ट फैक्टर है वो है हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स। ओके, अगर बहुत ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है हाई इकोनॉमिक कंट्रीज़ में, ओके, टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज इन हाई इकोनॉमिक कंट्रीज led to a 20-year high in interest rates. Okay, so we can write this point about high interest rate. Tight monetary policy TMP in high income countries, in high income countries led to a 20-year high in interest rate, led to a 20-year high in interest rate, in interest rate. What else we can say? तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या है, बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया, बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया, ओके, बोथ बांग्लादेश एंड इंडिया saw over 90% इंक्रीज। अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो हम अगर बाहर से लोन लिए हैं और उसको डेट को अगर हम लोग रीपे करेंगे तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है तो जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये लगभग 90% इंक्रीज़ हो गया 2023 में। ओके, सो बांग्लादेश एंड इंडिया saw over 90% increase in interest payment, increase in interest payment। तो ये चीज़ें एनुअल इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट में कही गई है। और इस रिपोर्ट की क्या खासियत बात है, क्या ख़ास बात है इंटरेस्ट पेमेंट इन 2023। और इस रिपोर्ट की ख़ास बात क्या है कि कुछ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं इंडेप्टेडनेस को। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं उनको भी हम मेंशन कर देते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, दूसरी चीज़
डेप्रिसिएटिंग करेंसीज है, राइट, डेप्रिसिएटिंग करेंसीज, डेप्रिसिएटिंग करेंसीज है। और आपकी कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, जैसे वार चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन एंड अदर थिंग्स। सो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, ग्लोबल कॉजेज़ भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रेड फ्रैगमेंटेशन। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, एंड सेकेंड थिंग इज ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो इस रिपोर्ट के बारे में हो गया, बट इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना है। वो है लाइक कुछ चीज़ें और हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ड्राइव करते हैं इंडेटेडनेस को। वो हैं ग्लोबल टैक्स लॉसेस, ग्लोबल टैक्स लॉसेस। कंट्रीज जो है वो लूज़ कर रही हैं लगभग $492 US डॉलर बिलियन एनुअली, बिलियन एनुअली। ओके, ये कंट्रीज आर लूजिंग ड्यू टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज़, ड्यू टू ग्लोबल टैक्स एब्यूज़। तो इतना लॉस है 492। सो दिस इज लॉसिंग। ओके, 2/3, अब हम अगर इसकी बात करें 2/3 की, 2/3 इज लॉस्ट ड्यू टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन शिफ्टिंग प्रॉफिट्स ऑफशोर टू अंडरपे टैक्सेस। दिस 2/3 है, वो शिफ्टिंग प्रॉफिट्स ऑफशोर टू अंडरपे टैक्सेस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है प्रॉफिट्स ऑफशोर टू अंडरपे टैक्सेस, तो उसके कारण हो रहा है। और 1/3 आपका लॉस्ट ड्यू टू वेल्दी इंडिविजुअल्स हाइडिंग वेल्थ ऑफशोर। कुछ वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो जो है हाइड कर रहे हैं अपनी इनकम को, तो उससे भी हमारा लॉस होता है। तो ये चीज़ें हैं ग्लोबल टैक्स लॉसेस जो भी है उसके कारण। तो 1/3 इज लॉस्ट ड्यू टू वेल्दी इंडिविजुअल्स हाइडिंग वेल्थ ऑफशोर। 2/3 और 1/3 में हम डिवाइड कर दें तो ये, तो 2/3 तो कारपोरेशन किस शिफ्ट से होता है, क्योंकि वो कारपोरेशन शिफ्ट कर गए किससे, ऑफशोर टू अंडर पे टैक्सेस। और सेकेंड 1/3 लॉस जो होता है, बाकी बचा लॉस, वो वेल्दी इंडिविजुअल्स जो अपनी वेल्थ को ऑफशोर में हाइड करते हैं, उसके कारण हो गया। कंट्रीज़ अपोजिंग UN टैक्सेशन, इसका भी तो 43% ऑफ दीज लॉसेज आर इनेबल्ड बाई 8 OECD कंट्रीज़ दैट अपोज ए UN टैक्स कन्वेंशन। 8 कंट्रीज़ ऐसी है जो UN टैक्स कन्वेंशन को अपोज करती है। UN टैक्स कन्वेंशन को अपोज करती है, वो ऐसी 8 कंट्रीज़ है। उसके कारण भी ग्लोबल लॉसेज हैं। उन कंट्रीज़ का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इस सदर्न हेमीस्फीयर की कॉन्टिनेंट ही है पूरा, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। कनाडा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, कनाडा हो गया आपका। इज़राइल, जापान, न्यूजीलैंड,
इज़राइल, जापान, न्यूजीलैंड और 1 2 3 4 5 और 3 मोर कंट्रीज। साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया। और यूएन टैक्स कन्वेंशन को और कौन जो है वो नहीं मानता, कौन अपोज करता है? वो करता है यूके और यूएसवी। यूके यूएसवी मतलब डेवलपिंग कंट्री भी यूएन टैक्स कन्वेंशन का अपोज करती हैं। तो उसके कारण भी जो लॉस है वो 43%, इन सभी लॉसेस का 43% इस कारण से भी होता है। ठीक है, अब जो अगली रिपोर्ट है, अभी तक कितनी रिपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली? तो 4 रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स डिस्कस की गई है। इनसे क्वेश्चंस श्योर आएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर कॉलम से बन सकता है, सीरियल नंबर छोड़कर। अब हम लोगों ने 4 रिपोर्ट डिस्कस कर ली, अब हम लोग 5th नंबर पे चल रहे हैं। तो 5th, अब जो रिपोर्ट का नाम है, 5th नंबर रिपोर्ट का नाम है, तो ये ग्लोबल टैक्स, जो लॉसेस टैक्स का बात हमने किया था, ये कौन सी रिपोर्ट थी उसको ज़रा देख लें। एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो राइजिंग एक्सटर्नल डेट और अदर कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस, अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो ये इस एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, तो हाई इंटरेस्ट रेट, ड्राइविंग इंडेटनेस, हाई इंटरेस्ट रेट एंड अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स तक ही आपका ये एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट में कवर होता है। और ये जो ग्लोबल टैक्स लॉसेस जो कवर हुआ, ये रिपोर्ट दूसरे टाइप की रिपोर्ट है जिन्हें हम कहते हैं स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस। सो ये जो रिपोर्ट थी वो स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस की थी। तो 5th जो पॉइंट्स थे 5th में, वो स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, ये भी वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस। इसकी एजेंसी क्या है? टैक्स नेटवर्क, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, टैक्स जस्टिस नेटवर्क। तो इसमें ये स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस ये क्या करता है? ग्लोबल टैक्स लॉसेस को, तो पहली तो ऐसे आप रिवाइज करो एक बार। तो हम लोगों ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स देखा जो नेटवर्क के बारे में बताता है। तो हमारी जो पोजीशन थी वो 49 थी 133 इकोनॉमीज़ में, हम 11 पोजीशन राइज़ किए थे। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में हम लोग 36 पोजीशन थी 100 इकोनॉमीज़ में। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट में दिल्ली का एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा ख़राब थी और 9 आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ वर्ल्ड की इंडिया में है। फिर हमने एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट की बात की जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और इसमें हमने LMIC की बात की। 2.4% लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ का डेट बढ़ा है और वो पहुंच गया है 8.8 ट्रिलियन 2023 में। और इसके जो काजेज़ हैं उसको डिस्कस किया, हाई इंटरेस्ट रेट्स और हाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या हुआ कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ थी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स उन लोगों ने बढ़ा दिया। तो बांग्लादेश और इंडिया में 90% जो इंटरेस्ट पेमेंट है डेट पे वो बढ़ गया। और उसके और काजेज़ और हैं जो ये इंटरनेशनल डेट है उसके और काजेज़ हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, कुछ इंटरनल काजेज़ हैं, कुछ एक्सटर्नल काजेज़ हैं। तो इन्फ्लेशन
और डिप्रिशिएटिंग करेंसीज और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ जैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है और ट्रेड फ्रैगमेंटेशन है। फिर स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस की बात की गई, तो जस्टिस टैक्स नेटवर्क इसे जारी करता है और ग्लोबल टैक्स जो लॉसेज हुए हैं $492 बिलियन US एस्टिमेट किए गए हैं एनुअली ग्लोबल टैक्स अभी उससे। तो उसका जो 2/3 और 1/3 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कारपोरेट 2/3 और 1/3 जो ऑफशोर रहते हैं और अपनी वेल्थ को हाइड करते हैं। और यूनियन टैक्स कन्वेंशन को बहुत लोग जो अब्यूज़ करते हैं, जो नहीं मानते हैं, अपोज करते हैं, वो कुछ कंट्रीज़ थी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको डिस्कस किया गया। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है ग्लोबल बेस रिपोर्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल बेस रिपोर्ट, इसको हम लोग देखें तो ग्लोबल बेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो दैट इज़ ILO। और इसके कुछ की पॉइंट्स भी हम देखेंगे। तो ग्लोबल और रीजनल हम दोनों देखेंगे इसमें पॉइंट। तो ग्लोबल देखेंगे पहले। सो ग्लोबल में आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्लोबल में ग्लोबल रियल वेज जो ग्रोथ हुई है उसने रिकवरी शो किया है। पहले तो 2022 में क्या हुआ था, डिक्लाइन। 2022 में डिक्लाइन हुआ था, किस में, ग्लोबल बेस में। ग्लोबल बेस में 2022 में डिक्लाइन हुआ था। बट ग्लोबल रियल बेस ग्रोथ फिर 2023 में रिकवरी शो किया। इसका मतलब अगर आप सेंटेंस फॉर्म में इसे लिखें तो लिख सकते हैं आफ्टर ए डिक्लाइन इन 2022 it means global real wage growth, global real wage growth showed recovery in 2023। मतलब ग्लोबल वेज रेट का जो एवरेज है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ गुड न्यूज़। रीजनल की बात करें हम तो कहाँ पे बेसिस राइज कर रहा है ज़्यादा तेज़ी से और कहाँ पे कम तेज़ी से। तो फास्टर जो राइज है वो कहाँ पे है, किन किन कंट्रीज़ में है। फिर हम इंडिया का देखेंगे। तो हम एक रीजनल डाटा भी इस रिपोर्ट की एनालिसिस करते हैं। तो जो रीजनल है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने के लायक है वो है कि जो फास्टर राइजिंग बेसिस हैं वो एशिया में हैं। हम फास्टर राइजिंग को नोट करते हैं, फास्टर राइजिंग। इसमें देखेंगे जो बहुत ही तेज़ी से बेसिस बढ़ा रहे हैं एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया एंड द पैसिफिक, सेंट्रल एशिया भी, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया। और जो ये रीजन है तो वेस्टर्न एशिया का जो रीजन है तो सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, पैसिफिक, ये जो सारे रीजन हैं उसमें, और आपका ईस्टर्न यूरोप भी, ईस्टर्न यूरोप, इन सब पे जगह पे बेसिस फास्टर राइज कर रहा है इन कंपेयर टू अदर रीजन्स। ओके, कंपेयर टू अदर रीजन्स। अब रीजनल में ही हम इंडिया की सिचुएशन अगर देखना चाहें तो इंडिया की सिचुएशंस क्या है। तो इंडिया की सिचुएशन अगर हम देखना चाहें तो इंडिया की सिचुएशन जो हमारी है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5% ऑफ इंडियन वर्कर्स अर्न लो वेजेस। इसका जो डाटा आया है वो 9.5% इंडियंस लो वेजेस पे, 9.5% इंडियन वर्कर्स अर्न लो वेजेस। ओके,
तो ये डाटा जो हो गया ये ग्लोबल बेस रिपोर्ट के बारे में। अब एक चीज़ और है जो अगली रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक 5 रिपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जो 6 रिपोर्ट है उसका नाम है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। ओके, स्मगलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो कुछ इंसाइट्स हम लोग लेंगे स्मगलिंग ट्रेंड्स पे। तो दिस रिपोर्ट बेसिकली एनालाइजेस emerging patterns, challenges, moreover, and and countermeasures in handling or tackling smuggling activities. तो इमर्जिंग पैटर्न क्या है स्मगलिंग एक्टिविटीज़ का, चैलेंजेस क्या क्या हैं और काउंटर मेजर्स क्या क्या हैं स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए, उसकी एनालिसिस करता है। ठीक है, तो जो DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, तो हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट में अगर इंडेसेस होगी तो उसकी भी बात करेंगे। तो इसमें और क्या है, तो DRIs का कुछ एक्शन होगा, तो इनके जो एक्शंस हैं उसको भी हमें थोड़ा देख लेना है। तो DRIs के जो एक्शंस हैं वो एक्चुअली DRI हैज़ इंटरसेप्टेड ए राइजिंग वॉल्यूम ऑफ इलीगल गुड्स। ओके, राइजिंग वॉल्यूम ऑफ इलीगल गुड्स, बढ़ रहा है राइजिंग वॉल्यूम ऑफ इलीगल गुड्स। कौन कौन से गुड्स, उसको भी देखो कौन कौन से गुड्स, इंक्लूडिंग ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, वाइल्ड लाइफ की स्मगलिंग होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, ये भी बढ़ रहा है। फॉरेन करेंसीज की स्मगलिंग हो रही है, फॉरेन करेंसीज। मोर ओवर इंसेक्टिसाइड्स, ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ETC हम लिख देंगे ताकि बाकी कवर हो जाए। तो ये 6 रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी, स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट, इंडियन रिपोर्ट है, इंटरनेशनल। ठीक है, अब वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, अनदर जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। अनदर रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। 7th रिपोर्ट इज़ वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ठीक, इसे कौन जारी करता है? तो इसको ये एजेंसी जो जारी करती है वर्ल्ड एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम कुछ नोट करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है किसमें? एनर्जी सेक्टर जॉब्स की ये बात करता है। तो एनर्जी सेक्टर जॉब्स जो इंडिया में है वो सरपास कर गई है 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन। तो इंडिया के बारे में आप लिख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर जॉब्स इन इंडिया सरपास्ड इन इंडिया, surpassed 8.5 million. Okay, accounting for 1.5% of total employment. टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2023। तो ये एनर्जी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ा है और ये 8 मिलियन को जो है वो 8.5 मिलियन सरपास कर गया है। टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1.5% शेयर 2023 में एनर्जी सेक्टर में था। तो ये वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। 2 नंबर 1.5% और सरपास्ड 8.5, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ठीक, अब हम लोग एक और बात कर लेंगे, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, या हम लोग थोड़ा इन्वायरमेंट, अब हम इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड इंडिसेस के बारे में बात कर लेंगे। 8 है, पहले हम बात कर लें एन आई ऑन मीथेन। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन सी रिपोर्ट है, और एजेंसी, और कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो भी हो। ठीक, तो यहाँ पे भी सीरियल नंबर तो 8 पे आए। अब रिपोर्ट का जो नाम है वो है एन आई ऑन मीथेन, एन आई ऑन मीथेन। ओके, एन आई ऑन मीथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन। इनविजिबल है, इनविजिबल बट नॉट अनसीन। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स यूएनईपी, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो इसको एजेंसी कौन है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी, इंटरनेशनल मीथेन एम, ओके, एमिशन ई, और ऑब्जर्वेटरी ओ, IMEO। ओके, यूनाइटेड नेशन यूएनईपी का है। इंटरनेशनल मीथेन, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मीथेन, E फॉर एमिशंस, और O फॉर ऑब्जर्वेटरी। ये रिपोर्ट जारी करता है। अब इसमें, इस रिपोर्ट में ख़ास बातें क्या कही गई है कि जो ह्यूमन काज्ड मीथेन एमिशंस है वो 1/3 ग्लोबल वार्मिंग में के कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मीथेन एमिशन है उसमें जो आपका 1/3 है, ठीक है, 1/3 कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में, 1/3 कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में ये ह्यूमन कास्ट मीथेन एमिशन है। ह्यूमन कास्ट मीथेन
एमिशन है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। अब एक मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है, मार्स इसे शार्ट में कहते हैं, अलर्ट किया है कंट्रीज़ को मेजर एमिशंस के बारे में, लेकिन केवल 1% जो भी अलर्ट्स दिए गए उन अलर्ट्स में से केवल 1% सब्सटेंटिव रिस्पांस रिसीव किए हैं। ओके, तो जो मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम है वो कंट्रीज़ को अलर्ट किया है, मीथेन एमिशन रिस्पांस सिस्टम, इसका काम क्या होता है, रिस्पांस सिस्टम, ये अलर्ट करता है कंट्रीज़ को, अलर्ट कंट्रीज़ किसके बारे में, अबाउट मेजर एमिशंस, alert countries about major emissions। लेकिन तो 1% ऑफ दीज अलर्ट्स रिसीव्स, जो भी अलर्ट्स दिए गए उसमें से केवल 1% रिस्पॉन्स मिला है, सब्सटेंटिव रिस्पॉन्स 1%, दैट इज़ टू लो, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बात हो गई, एक रिपोर्ट, एंड नेक्स्ट रिपोर्ट, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन किसका है, कौन सी रिपोर्ट है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम लोग 9th पे चल रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट देखेंगे, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024। इसकी ख़ास बात क्या है, कौन जारी करता है, तो ये भी यूएनईपी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यूएनईपी का इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड सारे, तो इन्वायरमेंट नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स का ही पार्ट होगा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन, W से वर्ल्ड, C से कंजर्वेशन, मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो पूरे प्लैनेट के कंजर्वेशन की बात करता है, सेंटर WCMC एंड IUCN, ये एजेंसीज़ का नेम हो गए। तो ये इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, इस रिपोर्ट के बारे में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट टू एसेस, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट टू assess the global status of protected and conserved areas, assess the global status of protected and conserved areas, protected areas और conserved areas का असेसमेंट करता है ये रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट है जो ये काम करती है। अंडर टारगेट 3 ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GVF। तो ये हो गया। अब एमिशन गैप रिपोर्ट है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट का हो गया। अब अगली रिपोर्ट है एमिशन गैप
रिपोर्ट। तो एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, इसको कौन कौन सी एजेंसी जारी करती है? एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP। ये सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, तो इसको मैं शार्ट में दिखाता हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमिशन गैप रिपोर्ट ये भी UNEP है। तो इसमें क्या है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कितना रीच किया, ये इसके बारे में बताता है। ग्रीन हाउस गैस लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये रिपोर्ट की ख़ास बात है जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है, 57 गीगा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2023। इसको मेजर करते हैं, ये जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ये इंक्रीज़ किया है और रीच कर गया है रिकॉर्ड हाई पे उसका 57 गीगा टन्स ऑफ CO2। CO2 और भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, बट CO2 इक्विवेलेंट के रूप में हम अगर देखें तो वो ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2023। मीनिंग समझने की है कि इतना गीगा टन्स पहुँच चुका है, 57 गीगा टन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्लोबल। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? इंडिया की रैंक आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट है तो इंडिया अपनी रैंक देखेगा, तो इंडिया रैंक्स इंडिया की जो रैंक्स है वो थर्ड है इन टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इंडिया रैंक्स थर्ड in global gas emission। in global greenhouse gas emission, right? In total greenhouse gas emission, in total greenhouse gas emission, थर्ड रैंक है इसकी इंडिया की। ओके, तो कितना ये मेगा टन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो ये लगभग 4000 इसका कंट्रीब्यूशन है, 4140 मेगा टन्स। ये मेगा टन्स में है, मेगा टन्स इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। मेगा टन्स इक्विवेलेंट टू CO2 इक्विवेलेंट, ऐसे लिखते हैं इसे, M फॉर मेगा, T फॉर टन्स, CO2 और इक्विवेलेंट को E से लिखते हैं, ठीक है। और आप पहले की दो कंट्रीज़ कौन से हैं? तो बिहाइंड इंडिया एंड चाइना, इंडिया बिहाइंड चाइना एंड USA, बिहाइंड चाइना एंड USA। चाइना और USA के बाद इंडिया की रैंक है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट करने में। तो इसकी रैंक कितनी है? थर्ड। फर्स्ट रैंक किसकी है? चाइना की। सेकंड रैंक किसकी है? US की। और थर्ड रैंक इंडिया की है। अब जो है हम बताएंगे एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। जो अगली रिपोर्ट है एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट।
11th report, adaptation. Adaptation gap report. ये भी UNEP, एजेंसी का नाम UNEP है। तो द एडाप्टेशन गैप जो एस्टीमेट हुआ है वो कितना पर ईयर है, इसमें इतनी सी बात समझ लेनी है। तो एडाप्टेशन जो गैप है, एडाप्टेशन गैप इंटरनेशनल लेवल पे वो एस्टीमेट किया गया है 187 to 359 बिलियन डॉलर पर ईयर, ये एस्टीमेट किया गया है। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है इसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट, उसमें ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, इसको एजेंसी का नाम है ग्लोबल, इसी से रिलेटेड है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो एक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो करंट रेट ऑफ एमिशन है उससे ये पता चलता है कि देयर इज़ ए 50% चांस that global average temperature will consistently exceed 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels within the next 6 years। ये बताता है कि जो करंट रेट है एमिशन का, जो करंट रेट है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, करंट रेट इज सजेस्टिंग, इस रिपोर्ट में करंट रेट जो एमिशन का है, किसका, करंट रेट ऑफ एमिशन, ये सजेस्ट कर रहा है कि 50% चांस है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टी एवरेज, ओके, टी एवरेज जो ग्लोबली राइज करेगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाएगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ है, डेल्टा टी एवरेज, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज़ है, ओके, तो चांस जो 50% चांस है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कंसिस्टेंटली 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्सीड कर जाएगा एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था उससे 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स इतना 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है, 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा नेक्स्ट 6 ईयर्स में, ऐसा होगा नेक्स्ट 6 ईयर्स में। तो ये रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिसेस रिपोर्ट की बातें कर ली, बट एक दो रिपोर्ट छोटी है, वो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। सो इसे जर्मन वाच निकालता है, उसे भी देख लेते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2025, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसे निकालता है जर्मन वाच,
एजेंसी का नाम है जर्मन वाच। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने होंगे। क्लाइमेटिक रिस्क, CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ये क्या एसेस करता है? ये ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस क्लाइमेट से इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हैं। देखो मैं बताऊं, क्लाइमेट से इंड्यूस्ड जो डिज़ास्टर हैं, उनसे जो ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस होता है, उसकी इससे लॉसेस जो होते हैं वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस को इवेलुएट करता है। क्या? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इकोनॉमिक लॉस। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ये कौन सा डाटा यूज़ करके काम करता है? तो ये डाटा जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है इंटरनेशनल डिज़ास्टर डाटा बेस और IMF से। तो इंटरनेशनल डिज़ास्टर डाटाबेस, इंटरनेशनल डिज़ास्टर डाटाबेस एंड IMF, इसकी मदद से ये बताता है हर चीज़ को, ठीक है, यूज़ करता है इन सब डाटा को। तो इसमें कुछ, इस इंडेक्स में कुछ बात कही गई है जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस हुआ है क्लाइमेटिक डिसास्टर से। सो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़, तो पहली कंट्री तो आपका नाम आ जाएगा, वो है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक और ये सब लॉस यहाँ पे है। इटली, ओके, पाकिस्तान, बेलीज़ एंड इटली, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ड्यू टू हीट वेव्स, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। यहाँ पे 3 चीज़ें काम करती हैं, वो हैं हीट वेव्स, क्लाइमेट में हीट वेव्स, स्टॉर्म्स आते हैं और फ्लड्स आते हैं। तो इनके लॉसेस इसलिए। अब इंडिया की रैंक क्या है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में? तो वो ध्यान में रखना है, इंडिया की रैंक, ये श्योर पूछा जाएगा। जो इंडिया की रैंक है वो क्या है? तो इंडिया की जो रैंक है वो 6 है एमंग द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़। इम्प्रूव तो किया है, बट 1993 से लेकर के 2022 तक इंडिया की रैंक 6th है एमंग मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़। 49th इम्प्रूव किया था 2022 में, फिर भी इसकी रैंक क्या है? 6th है। इंडिया रैंक्स 6th, ओके, इंडिया रैंक्स 6th। 6th रैंक इंडिया की है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे जर्मन वाच पब्लिश करता है। तो 14 टाइप्स की रिपोर्ट्स और इंडेक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है इंडियन बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट। इंडियन, ये 14 था, 15 इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। इंडियन बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, BT ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं वही। तो ये क्या करता है?
जो इंडिया की बायो इकोनॉमी बताता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो कितनी है? तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, इंडियाज़ बायो इकोनॉमी, इंडिया की बायो इकोनॉमी वो क्रॉस कर चुकी है $165 बिलियन, क्रॉस्ड 165 बिलियन। ये बायो इकोनॉमी उसकी क्रॉस कर चुकी है। तो ये लगभग 4.2% ऑफ जीडीपी इसका कंट्रीब्यूशन है। 4.2% ऑफ जीडीपी, जो भी ये टोटल जीडीपी है उसका 4.2% जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? बायो इकोनॉमी का। ये इंडिया रिलीज़ करता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडिया कंट्री द्वारा रिलीज़ ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है कि इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो 165 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। ये इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 4.2% है जीडीपी में। ओके, अब जो बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इसमें जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर। बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलोड बाय बायो फार्मा, बायो फार्मा। ओके, बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलोड बाय बायो फार्मा। अब बायो इकोनॉमी में की कंट्रीब्यूटर्स जो स्टेट हैं इंडियन के वो हैं की कंट्रीब्यूटर्स स्टेट, की कंट्रीब्यूटर स्टेट्स इन बायो इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है? तो आपके साउथ इंडियन स्टेट्स आ जाएंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना। ये कंटिन्यू टू बी ए की कंट्रीब्यूटर्स। तो कर्नाटका आ जाएगा आपका, ठीक है। महाराष्ट्र ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एक स्टेट आपका तेलंगाना भी है, जो तेलंगाना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना की बायो इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, ठीक है। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट जारी करता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 16th रिपोर्ट है वो है क्वालिटी ऑफ पब्लिक, क्वालिटी ऑफ पब्लिक। ये आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो है वो टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। द आरबीआई हैज़ क्रिएटेड द इंडेक्स यूजिंग डाटा सिंस 1991। तो ये क्या मेजर करता है? क्वालिटी ऑफ पब्लिक, मतलब क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। ये क्या मेजर करता है? क्वालिटी ऑफ व्हाट? पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब पब्लिक खर्चा कितनी कर रही है। जितना ज़्यादा खर्चा करेगी उतने ज़्यादा क्वालिटी ऑफ पब्लिक भी बढ़ेगी। तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग को मेजर करने के लिए ये आपका इंडेक्स है। 1991 से डाटा को यूज़ करके क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये स्पेंडिंग हो गया। अब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ एक इंडेक्स देख लेते हैं। 17 है एक्सपेंडिचर इंडेक्स, एक्सपेंडिचर इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है? एक्सपेंडिचर इंडेक्स भी आरबीआई ही जारी करता है, ठीक है। ये भी आरबीआई ही जारी करता है, और ये इंक्लूड्स करता है कौन कौन सा इंडिकेटर्स इंक्लूड होते हैं इसमें? इंक्लूड्स इंडिकेटर्स कौन कौन से, उसे देखते हैं।
include indicators capital outlay to GDP ratio, capital outlay to GDP ratio, revenue expenditure ओके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर इंडेक्स में कौन कौन सा आएगा? एक तो कैपिटल आउटले होगा, उसका जीडीपी से क्या रेशियो है, और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका कैपिटल आउटले से कितना रेशियो है वो देखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले रेशियो, टू कैपिटल आउटले रेशियो, ETC एट्सेट्रा। यही सब चीज़ें हैं इसमें जो देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक इंडेक्स से रिलेटेड है, तो 18 रिपोर्ट्स और इंडेक्स, ये 17 हो गया। अब हम 18th बताने जा रहे हैं, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। 18th का देख लेते हैं। 18th में जो आपका होगा वो एजुकेशन से है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। ये किस ईयर में? 2024 मोस्ट प्रोबेबली 2024। कौन जारी करता है? कि एजेंसी कौन है? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को, ठीक है। तो ये सिर्फ इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट में क्या बताया गया है? ग्लोबल एजुकेशन की फंडिंग की लैक ऑफ फंडिंग है, मतलब 40% कंट्रीज़, वो 4% से भी कम जीडीपी का 4% से भी कम एजुकेशन को एलोकेट करती हैं। तो पहली बात तो ये कहता है लैक ऑफ फंडिंग। ये रिपोर्ट क्या बताती है? लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ फंडिंग, एजुकेशन सेक्टर में लैक ऑफ फंडिंग। तो ये बताता है कि 40% कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की, वो 4% से भी कम ऑफ जीडीपी एलोकेट करती हैं एजुकेशन को। 4% से भी कम टोटल जीडीपी का एलोकेशन होता है एजुकेशन सेक्टर में, ओके। सेकेंड थिंग, ये रिपोर्ट क्या बताती है? आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बताती है 251 मिलियन चिल्ड्रेन, 251 मिलियन, ओके, मिलियन चिल्ड्रेन एंड यूथ ग्लोबली रिमेन आउट ऑफ स्कूल, ओके। तो जो चिल्ड्रेन एंड यूथ हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। 1% रिडक्शन हुआ है सिंस 2015, 1% रिडक्शन, केवल 1% ही रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन ओनली सिंस 2015, ओके। तो ये इतने हमने रिपोर्ट्स को डिस्कस किया, 18 रिपोर्ट्स और इंडेक्स को डिस्कस किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसको बार बार रीड करें, प्रैक्टिस करें, और इस लेक्चर को ध्यान से अटेंड करें कॉपी और पेन लेके। ऑल दी बेस्ट, होपफुली इट विल सर्व द पर्पस, ओके। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।